अखिल भारतीय साहित्य परिषद की साहित्य संवर्धन यात्रा अपने एक अंतिम पड़ाव में पहुंची है आज रोहनात की शहीदों की धरती के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि यह पूरा गांव ही 1857 की क्रांति में शहादत की ज्वाला में अंग्रेज़ों द्वारा झोंक दिया गया था। हमारे साथ हैं यहाँ के एक ख्यातनाम साहित्यकार गज़लकार आदरणीय ओम प्रकाश जी, जिन्होंने इस इतिहास के ऊपर अन्वेषण का कार्य किया है और इसके ऊपर वो एक कृति लिख रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे दर्शकों के लिए, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे सदस्यों के लिए इस गांव के बारे में, उस समस्त घटनाक्रम के बारे में वो जानकारी दें। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी। हाँ, नमस्कार जी। ये मेरा गांव रोहनात है। सन 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई तो अंग्रेज़ों ने जैसे ही झांसी के ऊपर आक्रमण करने की सोची तो हमारे गांव के लोगों ने सोचा कि भाई अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है किसी भी तरह से। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के अंग्रेज़ों के सामना करने के लिए फौज से टकरा गए। उनके वहाँ से बिना हथियारों के, कम संसाधनों के बावजूद उन पे जो भी था, उन्होंने अंग्रेजों की सामर्थ्यवान सेना के साथ टक्कर ले ली। उन्होंने अंग्रेजों के 11 अफसर मार दिए। बहुत बहादुरी का काम। बिना अफसर मार दिए, उनके 11 अफसरों को मार दिया और कितने सैनिकों को मार दिया। जब इस चीज़ से खपा होके यहाँ का जो उस टाइम का झांसी का जो यहाँ का जो लॉर्ड होता था, यहाँ अंग्रेज जो था, उसने इस चीज़ से खिन्न होकर के उसने क्या किया, आदेश दे दिया कि रोहनात को पूरे को उड़ा दो। उन्होंने यहाँ पुट्ठी मंगल खां के पास तोप लगा के, पुट्ठी मंगल खां सात का गांव है। हाँ, सात का गांव है। वहाँ तोपें लगाई गई। वहाँ तोप लगा करके पूरे गांव को उड़ा दिया। पूरे गांव के ऊपर गोले दागे गए। पूरे गांव पे गोले दागे गए। फिर उसके बाद जैसे यूं दिखा कि भाई अभी कोई नहीं रहा। अब लोग बेचारे बचने के लिए वहाँ से अपने अपने घरों से भागे, भाई किसी तरह बचेंगे। वहाँ से भाग के ये उसी टाइम का कुआ है हमारा, तभी से 1857 से पहले का। दर्शक ये देख रहे होंगे सामने, कैमरामैन सागर जी से अनुरोध कृपया जूम करके दिखाएं कि पूरे गांव को तोप के गोलों से दागा गया, नागरिकों को मारा गया, जिनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। गांव के जो कमज़ोर व्यक्ति बचे, बच्चे, औरतें, नारियां, उन्होंने जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर छलांग लगाई। और बाकी जो मिल गया वो ये बरगद के पेड़ थे, इनके ऊपर उन्होंने जिंदा फांसी। जो बच्चे, जो युवा बच्चे या दूसरे जो लोग थे बुजुर्ग, उनको ये बरगद जो देख रहे हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, ये उन शहादत की जो कहानी है उसको ये बयां कर रहे हैं। यहाँ पर जिंदा लोगों को पकड़ करके फांसियाँ दी गई। और ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि इस प्रकार के यहाँ इस तालाब के किनारे 3 बरगद के वृक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जब ये देखा कि भाई पूरा गांव खाली हो गया तो उन्होंने आदेश दे दिया भाई इस गांव की पूरी ज़मीन को नीलाम कर दो। उन्होंने सरकारी आदेश दे करके बोली की तारीख रख दी। लगभग जून जुलाई 1857 की बात है। तो बोली की तारीख रख दी तो यहाँ पे 57 आदमी शामिल हुए उस बोली के अंदर। उमरा, सुल्तानपुर, ढडेरी के लोग थे। तो ये तीनों गांव के लोग थे, वो शामिल हुए। तो उन्होंने यहाँ इसकी बोली लगाई 6900 रुपये, 7900 रुपये, 7900 रुपये। उन सब ने मिला करके, उनके पास इतने ही पैसे थे, 7900 रुपये बोली चढ़ाई उन्होंने। हमारे गांव का एक ही आदमी था जिसने 8000 रुपये बोली लगा दी। 8000 रुपये बोली लगा दी तो उनके पास कोई पैसा नहीं था अभी आगे बढ़ाने के लिए बोली को। लेकिन अंग्रेज़ों ने देनी नहीं थी उसको। अंग्रेज़ों ने 57 आदमियों के नाम पे 300 रुपये का लोन करके 8200 रुपये में बोली छुड़वा दी। देखिए, जो क्रूरतम से क्रूरतम, इतिहास की जघन्य, निर्मम जो हत्याएं कही जा सकती हैं वो इस ज़मीन ने देखी हैं, रोहनात की भूमि ने देखी हैं। पहले पूरे गांव को तोप के गोलों से उड़ा देना, चिथड़ों में, लाशों में बदल देना पूरे गांव को। जो बचे उनको जो है बरगद के ऊपर जिंदा लटका देना बिना किसी कसूर के, बिना किसी अपराध के। और उसके बाद जब गांव को नीलाम कर दिया जाए, कोई बच्चा किसी तरह से बच भी जाए तो इस ज़मीन के ऊपर वो आजीविकोपार्जन न कर सके, उसे कुछ भी भोजन के लिए, खेती के लिए ज़मीन न मिल सके। पूरे गांव को नीलाम कर दिया गया। और उस नीलामी में भी दुर्भावना बरती गई। उच्चतम बोली देने वाले इस गांव या गांव के आसपास के लोगों को जो है वो नहीं दी गई। और ऐसे व्यक्तियों को जो कम बोली देते थे उनको लोन दे करके, ऋण दे करके
उनसे बोली कर उनको जो है वो ज़मीन आवंटित कर दी गई। और बड़े दुख की बात है, आज जो यहाँ के बासिंदे हैं, जिनके पुरखों ने इस ज़मीन के लिए बलिदान दिया, अपने देश की आज़ादी के लिए जो जंग लड़े थे, वो ज़मीन आज भी दस्तावेजीकरण में उन्हीं के नाम बोल रही है। हमारे नाम पे भी नहीं बोलती है वो ज़मीन। अभी लोगों ने खरीदी है अपने पैसे दे करके दोबारा। कुछ लोगों ने अभी उन लोगों से खरीद कर अपनी ज़मीन की है। यहाँ पे 20,000 बीघे ज़मीन थी। 20,000 बीघे ज़मीन में से यहाँ पे सिर्फ ये 13 बीघे का जोड़ उन्होंने रखा था, बाकी सारी की सारी ज़मीन नीलाम कर दी थी, कोई एक वो छोड़ा नहीं था। ये सिर्फ ये 13 बीघे ज़मीन रखी थी, उसके बाद बाकी सारी ज़मीन उनको नीलाम कर दी। बाकी जो ज़मीन थी लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पे, उस टाइम पे तो ये भी आदेश था कि भाई इस गांव के किसी आदमी को ज़मीन ही नहीं दी जाए, यानी दुर्भावना से ऐसे निर्णय लिए गए। इस गांव के किसी आदमी को नाम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए फिर यहाँ के जो बाकी लोग बचे हुए थे, जो इधर उधर भाग गए थे, बच गए थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीदी, अपनी बहनों के नाम पे या किसी के नाम पे खरीद करके और ये ज़मीन अपनी बचाई थी। उसमें थोड़ी बची है 7-8 हज़ार बीघे ज़मीन, बाकी सब आज भी उन्हीं लोगों के नाम पे है। बड़ी दुखद स्थिति है कि आज़ादी के हम इतने वर्षों बाद भी उन शहीदों को उनका हक नहीं लौटा पा रहे हैं, और उनके जो वंशज हैं आज उस कालिमा को, उस दाग को देख रहे हैं, तो उनकी आत्मा अवश्य रोती होगी उस स्वर्ग से। हम सबका दायित्व है उनकी शहादत को प्रणाम करें, उनको नमन करें। और मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के समस्त समूह की ओर से उन शहीदों को सश्रद्ध प्रणाम निवेदित करता हूं। आज हमारी पूरी के पूरा जो समूह यहाँ पर आया है, मैं उनकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय ओम प्रकाश जी, इसके बारे में कुछ और जानकारियां आपके पास हो तो वो भी अवश्य कराएं। इसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी हमारे गांव के लोगों ने बहुत संघर्ष किया। हमारे पूर्वज, हमारे जो बड़े लोग थे, वो जवाहरलाल नेहरू से भी मिले, इंदिरा गांधी से भी मिले कि भाई हमारी ज़मीन वापस की जाए, लेकिन किसी सरकार ने कुछ नहीं सुना। थोड़ा सा एक बार बंसीलाल जब सेंटर में मिनिस्टर बने थे, उसने थोड़ा सा इतना किया था कि भाई मुआवजे के तौर पे घर के मुआवजों के तौर पे एक आदमी को 5-5 हज़ार रुपये, यानी कि 25 आदमी ही सिर्फ उन्होंने नोट किए थे उस टाइम के। भाई जिनके वंशज यहाँ पे हैं, भाई उनके वंशज 25 आदमियों के वंशज हैं, तो उन 25 आदमियों को 5-5 हज़ार रुपये, 25 यानी कि 1.25 लाख। और 1.25 लाख में आप ये सोचो कि भाई उस एक वंशज के अभी 40 घर हैं, तो और उसको 5,000, हाँ, 5,000 राशि में से 40 घरों में से क्या मिला? ऊंट के मुंह में जीरा की तरह से ये केवल सरकारी दस्तावेजीकरण में खाना पूर्ति जिसको बोलते हैं, उस प्रकार के अनुदान दिए गए बस। और उसके बाद सरकार ने कोई किसी किस्म का, इसीलिए हमारे गांव ने कितना लगभग 70 सालों से ये प्रण ले रखा था कि भाई हम आज़ादी का झंडा ही नहीं फहराएंगे हमारे गाँव के अंदर। हमारे लोग नहीं फहराते थे। पहली बार जब ये अपना खट्टर साहब आए हैं, इन्होंने गांव के बारे में सुना, और जब पूरा हाईलाइट होगी ये बात है कि भाई वो लोग झंडा नहीं फहराते हैं, काला झंडा फहराएंगे, तब उन्होंने आकर के गांव से पूछा कि भाई मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मेरी मानो, तुम अपने इस चीज़ में शामिल हो, झंडा फहराओ। तो उन्होंने पिछले साल 2018 में आकर के इस गांव में पहली बार झंडा फहरवाया कि भाई आपको तिरंगा झंडा ही फहराना है, और अब मैं आपकी सारी तकलीफ़ सुनूंगा बस। और तो क्या है, गांव में बाकी कोई कमी नहीं है, लोग अपने दम पे सब संपन्न हैं। सरकार ऐसा नहीं कि भाई सरकार जो आम अनुदान मिलते हैं वो गांव की पंचायत को भी मिलते हैं, और जो, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है कि भाई इस गांव ने कुर्बानी दी है तो इसको कुछ स्पेशल कोई विशेष सुविधा, उनकी कोई स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, किसी को कुछ नहीं दिया है। नहीं, जैसे किसी जमीन का मालिकाना हक नहीं हो, वो भी तो नहीं दिया है। किसी बैंक से लोन लेना हो, किसी भी प्रकार की गारंटी देनी हो, तो ये भी बड़ी परेशानियां आती होंगी। नहीं, वो अभी तो सबकी ज़मीन अपने नाम पे हैं, कि लोगों ने खरीदी हैं, चाहे उनसे खरीदी हैं, चाहे कैसे भी खरीदी हैं, तो सब उनके नाम पे हैं। लोन वोन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोन भी होते हैं, सारी चीज़ होती हैं। लेकिन वो पहले शुरू में आती थी तकलीफ़, उसके बाद थोड़ा जैसे जैसे सोल्यूशन होता गया, ज़मीनें हैं वो सब रिलीज होकर के सब मालिकाना हक मिल गए हैं सबको। चलो, उम्मीद करते हैं जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारी सरकार मना रही है, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की सार्थकता होगी जब ऐसे शहीदों के वंशजों को वो समस्त सुविधाएं मिलें जो आज़ादी के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलती हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।